अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ग्रामर की पार्ट 7 की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमने 9th क्लास के 2018 के पेपर से लिए हैं। तो पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इफ़ आई सी असलम आई डैश हिम टू डिनर टुमारो। हम देख सकते हैं ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इससे हमें पता लग गया। इनके सिंपल से रूल्स होते हैं। 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उन पे एक सेपरेट वीडियो मौजूद है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसे देख लें ताकि ये सेंटेंसेस आपको आसान लगने लगें। बहुत ही सिंपल होता है इन्हें जज करना। आपने देखना होता है कि इफ वाली क्लॉज में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, तो दूसरी क्लॉज में उससे उसके अकॉर्डिंगली कौन सी फॉर्म आएगी। चूंकि इफ वाली क्लॉज में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो हमारे पास मेन क्लॉज का पार्ट है, इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। और उन्होंने आई विल को या आई शैल को कंट्रैक्शन के जरिए शो कर भी दिया। हमें सिंपली यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो if I see Islam, I will invite him to dinner tomorrow. Simple as that. The boy laughs loudly. Laughs हमारे पास अंडरलाइंड है और हमें अंडरलाइंड वर्ड बताना है क्या है। जो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं वो सारी वर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव मौजूद है, तो हमें इनमें से सबसे पहले तो जज कर लेना चाहिए क्या laughs what का जवाब है सेंटेंस के अंदर। नहीं है, सो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप इसी को सिलेक्ट कर लें तो आपका आंसर ठीक हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के अलावा क्या दो ऑप्शंस हैं। लिंकिंग वर्ब ये नहीं हो सकता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब होने के लिए इसे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से लिंक करना, और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। यहाँ सिर्फ एक मॉडिफायर है जिसे एट बेस्ट आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी ये नहीं है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बी फैमिली वाले वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं अगर मेन वर्ब के साथ आए हों, तो जिसमें इज, एम, आर, वॉज वर्ड शामिल हैं। हैज, हैव भी हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करते हैं अगर मेन वर्ब मौजूद हो, और डू भी प्ले करता है हेल्पिंग वर्ब का रोल अगर उसके साथ मेन वर्ब कोई और मौजूद हो। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। टेंस बताना हमने। टेंस बताने के लिए जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ पार्ट्स में कि टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव और बिन मौजूद हैं। हैव और बिन के साथ जब आईएनजी वाली फॉर्म मौजूद हो तो ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो हमें इस लफ्ज से पता लगता है। क्योंकि यहाँ पे हैव है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और हमारे पास पहले ही ऑप्शन में ये मौजूद है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स। चोरीशुदा माल था जो कि किसी ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था। अब अंडरलाइंड वर्ड हमें बताना है कौन सा है। चार ऑप्शंस देखते हैं कौन सी हमारे पास। अब ये आप याद रखें, ये जो स्टोलन लफ्ज है ये स्टील लफ्ज की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। सो शायद कुछ लोगों को लगे शायद हमें इसमें पास्ट पार्टिसिपल को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये गलत ऑप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, ये तो इस नाउन का यानी कि गुड्स का एडजेक्टिव है। और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन के लिए एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो उसे सिंपली पार्टिसिपल कहते हैं। सो पार्टिसिपल की ऑप्शन हमें देखना है हमारे पास मौजूद है या नहीं। हमारे पास आप देख सकते हैं चारों में से एक भी ऑप्शन पार्टिसिपल की नहीं है। तो बाय रूल्स, बोर्ड के रूल्स के मुताबिक आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते तो आपको 1 मार्क अवार्ड कर दिया जाता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेक्ट फिर भी करनी है रिस्क असेसमेंट के तहत कि आपके मैंने रिस्क नहीं लेना, आप पास पार्टिसिपल सेलेक्ट करें। लेकिन ग्रामेटिकली याद रखिए इन चारों में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई एट सम राइस। अब अंडरलाइन वर्ड बताना है क्या है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं चारों एडजेक्टिव के हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिर्फ दिस, दैट, दीज और दोज होते हैं अगर उनके फौरन बाद नाउन लगा हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो शेप या कलर या ऐसी कोई ओपिनियन बता रहा होता है, जैसा कि इसमें हमें नजर नहीं आ रहा। अब ये बात हम एडजेक्टिव्स वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मिकदार बताई जा रही हो, तादाद नहीं मिकदार, तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आसान तरीका जज करने का ये होता है कि हम देखते हैं कि जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है क्या वो काउंटेबल है या वो अनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, जैसा कि इस केस में है। हम चावल के दानों को हमेशा अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। राइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये काउंटेबल होता तो यही लफ्ज सम हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते।
चूंकि राइस अनकाउंटेबल है इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं कहना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। हमने बताना है ये किस टाइप का सेंटेंस है। जब हमारे पास ऑप्शंस स्ट्रक्चर के एतबार से कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की हो तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस कितनी हैं या वर्ब्स कितने हैं या बातें कितनी बताई गई हैं। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, एक ही बात बताई गई है, ये सिंपली एक ही क्लॉज है। और जो सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस होता है उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2 क्लॉजेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कम से कम 3 क्लॉजेस होना लाजमी है। He was very pleased that you have passed। वो बहुत खुश था कि आप पास हो गए हैं। अब ये अंडरलाइंड क्लॉज जो है ये एडवर्बियल क्लॉज है, लेकिन कौन सी टाइप की क्लॉज है। जब भी हमने ये देखना हो कि ये एडवर्ब की कौन सी टाइप की क्लॉज है, हमेशा हम देखते हैं कि क्या सवाल पूछा जाए जिसका जवाब ये अंडरलाइंड पार्ट आएगा। मिसाल के तौर पे हाउ वॉज ही प्लीज्ड, क्या ये हाउ का जवाब है? नहीं। व्हेन वॉज ही प्लीज्ड? नहीं। वेयर वॉज ही प्लीज्ड? नहीं। वाई वॉज ही प्लीज्ड का ये जवाब है, वो खुश क्यों था? क्योंकि आप पास हो गए, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है। नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। उसकी कोई भी पोएम जानी पहचानी नहीं है, मशहूर नहीं है। अंडरलाइंड वर्ड क्या है? अब नन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, दिस, दैट, दीज और दोज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं। रिलेटिव व्हाट, विच, हु, होम, हुज और दैट होते हैं। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता कि किन के बारे में, कितने लोगों के बारे में या स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। मेरी जो सबसे अच्छी हॉबी है, जो मेरी सबसे ज्यादा मुझे पसंद है जो चीज, वो पेंटिंग है। अब अंडरलाइंड वर्ड क्या है? आईएनजी वाली फॉर्म है, सो वो आइदर पार्टिसिपल हो सकता है या वो जेरेंड हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते। ना वो एडजेक्टिव ना वो लिंकिंग वर्ब है। सो पार्टिसिपल है या जेरेंड है, यहाँ पर कैसे डिस्कस करेंगे? आसान तरीका है, जेरेंड और पार्टिसिपल वाले सेशन में हम डिस्कस भी कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के नाम से जो वीडियो थी, कि जब कोई आईएनजी वाली फॉर्म एक ऐसी एक्टिविटी का नाम हो जो हमेशा हो रही हो, जैसे हॉबीज की हमेशा ही हॉबीज की पेंटिंग है, तो वो जेरेंड होता है। अगर किसी फिक्स्ड लिमिटेड टाइम के लिए ये एक्टिविटी डिस्कस हो रही होती तो वो पार्टिसिपल होता। सो पार्टिसिपल यहाँ पे गलत आंसर है, जेरेंड यहाँ पे दुरुस्त आंसर है। मजीद डिटेल्स के लिए आप वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वाली वीडियो को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें उस वीडियो में सारी की सारी डिस्कस हुई हुई हैं। वी वॉच्ड हिम गो, हमने उसे जाते देखा। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है? गो एक वर्ब होता है और ये फर्स्ट फॉर्म है। अब पास्ट पार्टिसिपल तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म होती है और जेरेंड भी आईएनजी वाली फॉर्म जब एज अ नाउन यूज हो तो जेरेंड बन सकती है। अब बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन से भी हमें पता लग गया कि ये इन्फिनेटिव है। और शायद कोई ये भी कहे कि इससे पहले टू तो लगा नहीं हुआ, तो फिर आप इसको कैसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं? इन्फिनेटिव में तो टू पहले लगा होता है। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, उसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें वर्ब के साथ टू नहीं लगा होता। कैसे जज करते हैं? हम देखते हैं सब्जेक्ट का वर्ब कौन सा है। सब्जेक्ट वी है और वी का वर्ब है वॉच्ड। गो वी का वर्ब नहीं है। चूंकि गो वी का वर्ब नहीं है इसलिए ये बेयर इन्फिनेटिव है। हमारे पास ऑप्शंस में इन्फिनेटिव मौजूद है, हम इन्फिनेटिव सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव बॉट सम एप्पल्स। अंडरलाइन वर्ड फिर से बताना है, फिर हमारे पास एडजेक्टिव के ऑप्शंस हैं। यही लफ्ज पहले एक एमसीक्यू में आया था आज ही की वीडियो में, तब हमने सिलेक्ट किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो रॉन्ग आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल्स काउंटेबल हैं। तब राइस की बात हो रही थी, राइस अनकाउंटेबल थे। चूंकि एप्पल्स काउंटेबल हैं इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और फर्दर कैटेगराइज अगर करना चाहें तो इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये नहीं है। He led a life devoid of blame। उसने डिवॉइड ऑफ ब्लेम एक लाइफ गुजारी, यानी ऐसी जिंदगी गुजारी जिसमें कोई इल्जाम नहीं लगा उस पर। अंडरलाइन पार्ट एक फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? जब भी फ्रेज आपने जज करनी हो, पहला सवाल आपने देखना है, ये जज करना है क्या ये नाउन फ्रेज है या नहीं। नाउन फ्रेज कैसे पता लगती है? आप देखते हैं क्या अंडरलाइन पार्ट के अलावा अगर सेंटेंस के साथ आप व्हाट लगा के देखें
तो क्या जवाब में अंडरलाइन पार्ट आता है? अगर नहीं तो पॉसिबल है ये नाउन फ्रेज ना हो। दूसरी चीज आपने चेक करनी है नाउन फ्रेज होने के लिए, क्या इस अंडरलाइन पार्ट की जगह कोई नाउन लगा सकते हैं? जैसे ही लेड अ लाइफ अली, ही लेड अ लाइफ एप्पल। अगर नाउन भी नहीं लगा सकते और वो व्हाट का जवाब भी नहीं है तो ये नाउन फ्रेज तो हरगिज नहीं है। अब ये कोई मॉडिफायर है, मॉडिफायर यानी कि या ये एडजेक्टिव फ्रेज है या ये एडवर्ब फ्रेज है। गिवन ऑप्शंस में हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज की भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो भी नहीं हो सकती क्योंकि पहला वर्ड अंडरलाइंड पार्ट में से कोई प्रपोजिशन नहीं है। सो या ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज ये तब होगा अगर ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आप देखें अंडरलाइंड पार्ट जो है ये किसके मीनिंग को इफेक्ट कर रहा है। यकीनन नॉन अंडरलाइंड पार्ट में से जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे कि उनमें से किसी को ये इफेक्ट कर रहा है या नहीं। तो क्या ही लफ्ज की इमेज पे डिवाइड ऑफ ब्लेम से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या लेड की इमेज पे कोई फर्क पड़ता है, यानी जिंदगी गुजारी उसने? नहीं। लाइफ के इमेज पे पड़ता है कि ये लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है ये अंडरलाइन पार्ट। ऐसी जिंदगी थी जिसमें इल्जाम कोई नहीं था, और लाइफ एक नाउन है, चूंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है। ही एंजॉयज गुड हेल्थ है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस। अब एंजॉयज लफ्ज अंडरलाइंड है, हमारे पास ऑप्शन में इन ट्रांजिटिव मौजूद है, ट्रांजिटिव मौजूद नहीं है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या एंजॉयज व्हाट का जवाब है यस। गुड हेल्थ मौजूद है तो ट्रांजिटिव तो ये हो सकता है, ये इन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब भी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बी फैमिली में से नहीं है, यही हमारा मेन वर्ब है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है मेन वर्ब की और एक ऑप्शन है स्टेट वर्ब की। अब इनमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? एक तो हमने डिस्कस कर लिया ये मेन वर्ब है, तो अगर किसी ने मेन वर्ब सिलेक्ट किया है तो उसका आंसर ठीक है, उसको मार्क मिलना चाहिए। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है स्टेट वर्ब की। अब स्टेट वर्ड की बजाय असल वर्ड होता है स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब अगर ऑप्शन में मौजूद होता तो फिर हम ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते, अगर तो उसको करेक्ट कंसिडर किया जाता, उसे रॉन्ग कंसिडर ना किया जाता। स्टेटिव वर्ब को बाद बुक्स के अंदर स्टेट वर्ब भी लिखा होता है। स्टेट वर्ब वो होती है जो एक्शन शो नहीं करती, स्टेट ऑफ माइंड को शो करती है। सो अगर किसी ने ये ऑप्शन भी सिलेक्ट किया होता जो कि स्टेट वर्ब का ऑप्शन है तो उसे भी 1 नंबर मिलता, और मेन वर्ब का भी कोई सिलेक्ट कर लेता तो उसे भी 1 नंबर मिलता। ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नॉट रिच। अब ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है? एक ही क्लॉज है, एक ही वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है, किसी और ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं। यूं आज जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कोई बात समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर डिस्कस किया जाए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।